अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह ये ग्रीन झंडा दुनिया भर में लहराता रहे। पाकिस्तान की इज़्ज़त का निशान, पाकिस्तान की इज़्ज़त जिसकी वजह से है, पाकिस्तान की पहचान सारी दुनिया में इसी तरह इज़्ज़त-ओ-एहतराम से सबसे ऊँचा बुलंद होता रहे। आज 7 मई है। आज की रात और आज के दिन को हम इस तरह से मनाते हैं कि आज का दिन अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन के त्यारे मार गिराने का दिन है, जिसमें कहा जाता है कि एक बड़ी जंग जो है हुई इस दिन, जिसमें भारत के 3 राफ़ेल और 1 उनका दूसरा त्यारा इब्तिदाई सूरत-ए-हाल में और एस-400 से लेकर बहुत सारी दूसरी जो उनको दिन में तारे दिखाए गए। ये दिन पाकिस्तान की फ़तह का दिन है, ऑपरेशन बनियान मरसूस, जिसको कभी कोई नहीं भूल सकता। ये ऑपरेशन जो है हमारे जो है वो फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ कुरान ने कुरान की एक आयत से निकाल कर रखा था, जो हमेशा के लिए पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त-ओ-एहतराम का एक लफ़्ज़ बन गया है, ऑपरेशन मरसूस। अ आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें करेंगे कि वो क्या दिन था, वो कैसे हुआ, कैसे हम भारत को समझाते रहे कि इंसान बन जाओ, लेकिन जब भारत इंसान नहीं बना, तो फिर आज के दिन जब सुबह उठे हमने तो उठकर देखा कि कैसे जिस इन चीज़ों को क्लियर किया गया, कैसे इन चीज़ों को हमारी बहादुर अफ़वाज की तरफ से बताया गया कि जनाब आप गलती कर रहे हैं, आपकी ये जो गलती है आपको काफ़ी महँगी पड़ेगी और फिर वो ऐसा हुआ भी। फिर हमने जो दिन में तारे दिखाए, वो तारे जो थे वो देखे हिंदुस्तान ने, बल्कि हिंदुस्तान के साथ सारी दुनिया ने देखे। हिंदुस्तान के साथ-साथ हमने जो बाकी कंट्रीज़ थे वो भी देखते हुए। अच्छा, ये कोई दहाई जो है वो 75 वाली नहीं है, 71 वाली नहीं है, 65 वाली नहीं है क्योंकि इसमें तो एक-एक चीज़ नज़र आती है। इसमें अपने-अपने मुल्क में बैठकर जो ममालिक हैं वो सैटेलाइट से देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है। भारत की तरफ से ये जो पाकिस्तान के खिलाफ एक पहलगाम वाला ड्रामा किया गया और उस ड्रामे को नाम दिया गया कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ दहशतगर्द आए हैं और उन्होंने दहशतगर्दी की है और दहशतगर्दी के बदले में कुछ भारतीय वहाँ पे मारे गए हैं। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल में इंडिया की सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं कि वो कौन-सी सिक्योरिटी है जो 200 किलोमीटर अंदर तक अपने शहरियों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं और उनके 200 किलोमीटर अंदर तक जो है वो लोगों को इस तरह से मार दिया गया है। ख़ैर, पाकिस्तान जो है बड़ा सब्र से, बड़े तहम्मुल से जा रहा था, बड़े सब्र और तहम्मुल से भारत को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत को समझ इस बात की नहीं आ रही थी। फिर वो रात जब हमने ये सुना जब उठे कि हमारी बहादुर फ़ौज ने उनके अंदर घुस के मारा। मुझे याद है मैं उस वक़्त ब्रसल में था, हमारे ब्रुसल में उस वक़्त नुमाइंदे हुकूमत पाकिस्तान के आए हुए थे जिनको बिलावल भुट्टो ज़रदारी लीड कर रहे थे। उसमें मुसद्दक मलिक साहब थे, शीरी रहमान साहबा थी, उसमें खुर्रम दस्तगीर भी थे और बहुत सारे दूसरे लोग थे। तो उनमें से एक के साथ हम बैठे, उन्होंने बताया था कि जो हमारे जवान हैं, बहादुर हैं, वो अपने जो उस कागज़ पर साइन करके गए थे कि हम लोग खुदकुश हमला आवर बनने जा रहे हैं और एस-400 को गिरा देंगे क्योंकि एस-400 को गिरा देंगे तो उसके बाद उनके जितने त्यारे हैं वो अंधे हो जाएँगे क्योंकि सैटेलाइट से राब्ता नहीं होगा, वो जहाँ होंगे उनको कुछ पता नहीं होगा, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, हमारे रडार पर हम उसको उड़ा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे वो जवान बहादुर गए, भारत के अंदर तक गए, एस-400 को तबाह करके भी आए और खैर खैरियत से वापस आए, जो कि एक अनबिलीव कहानी थी। ये है वो पाकिस्तानी पायलट्स की कहानी जिसको आज पूरी दुनिया सुना रही है, बल्कि इस जंग को पूरी दुनिया जो है अपने कोर्सेज़ में पढ़ा रही है कि कैसे भारत को पाकिस्तान ने दिन में तारे दिखाए, कैसे भारत को पाकिस्तान ने बताया कि जब लड़ने की बारी आएगी तो पाकिस्तान कैसे लड़ेगा और फिर लड़कर साबित भी किया। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती। हमारी जंग की जो कहानी है सुनाने के लिए वो सदर ट्रंप को आपको देखना चाहिए। आपको पता है सदर ट्रंप जब भी पाकिस्तान के 8 से 9 त्यारे मार गिराने का ज़िक्र करते हैं, कभी आपने आज तक सुना है? कभी आज तक आपने ये बात उनके मुँह से सुनी है कि उन्होंने आगे से जवाब दिया हो कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है हमारी तरफ से भी ऐसा किया गया। आपने कभी उनके मुँह से ये बात नहीं नरेंद्र मोदी के मुँह से कभी ये बात नहीं सुनी होगी क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि नरेंद्र मोदी ये कह नहीं सकता क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह उस वक़्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर को कॉल करके जान छुड़वाने की बात की थी, तो वो फिर ज़ाहिर है वो उसके अलावा और कुछ कह भी नहीं सकता था और उसने उसने कहना भी क्या था खैर वो जो तबाही थी वो तो मच चुकी थी। बट एनी हाउ पाकिस्तान ने साबित किया जो मार का हक था, ये एक ऐसा दिन था पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान ने भारत के त्यारे मार गिराए। उसके बाद जो पाकिस्तान है ना, वो असल पाकिस्तान है, जिसको नया पाकिस्तान कहा जा सकता है।
पूरी दुनिया आपके लिए राहें बिछाए खड़ी थी। उसके बाद सऊदी अरब आपका वैसे ही दोस्त है। लेकिन जैसे भारत के आपने तारे गिराए, भारत के आपने राफ़ेल गिराए, वो भी 1 नहीं 3-3। तो उसके बाद चाहे वो सऊदी अरब था, उसके बाद चाहे वो दूसरे ममालिक थे, चाहे उसके बाद एशियाई जो वस्ती रियासतें हैं या फिर उसके बाद अमेरिका था। लहज़ा ही बदल गया, ज़ुबान ही बदल गई, अंदाज़ ही बदल गया। पाकिस्तान की राहों में पलकें बिछाने वाले मुल्कों की लाइन लग गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो ट्रैवल कर के थक गए। लेकिन दावतों के सिलसिले थके ही नहीं। पाकिस्तान दुनिया में एक मोहतबर बुल सामने बन के आया और हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अपना मुँह छुपाता फिर रहा था। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने से घबराता था कि अगर वो जाएगा, तो वहाँ पर क्या जवाब देगा? बहुत सारे मौक़े ऐसे आए कि हिंदुस्तान का सदर जो है किसी जगह पे एक एक मतलब क्या कनाडा में वो एक इनवाइट थे। वहाँ पर बहुत सारे दूसरे ममालिक के सदूर भी थे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए क्योंकि वहाँ सदर ट्रंप थे और सदर ट्रंप जैसे ही मीडिया माइक उनके सामने आता था, तो वो कहता था कि मैंने सुलह करवाई हिंदुस्तान के दरमियान में और हिंदुस्तान के मैंने जो है हिंदुस्तान को बचाया क्योंकि हिंदुस्तान के पाकिस्तान 7 प्यारे मार गिराया था। तो उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमें फ़ील्ड मार्शल को सुनने का मौका मिला। उन्होंने वो पूरी कहानी सुनाई, कैसे और किस तरह से करके उन्होंने हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखाए थे। हिंदुस्तान का जो रवैया था ना मानने वाला वो वैसे का वैसा ही रहा। हिंदुस्तान का रवैया नहीं जो है बदला। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक़्त जब ये सिलसिला शुरू हुआ था ऑफ़र की थी दुनिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाएँ, हमारे साथ बैठ जाएँ और बैठकर बातचीत कर लें। हम आपको अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती हुई, अगर हमारी तरफ से ऐसा कुछ हुआ तो हम उसकी गलती भी मानेंगे और जिन्होंने ये किया होगा उसको सज़ा भी देंगे। आप अक़वाम मुत्तहिदा पे चले जाएँ, आप यूरोपियन यूनियन को ले लें, आप अमेरिका को ले लें, अपने किसी इत्तेहादी को ले लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें कि पहलगाम का वाक़या में क्या कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। 200 किलोमीटर अंदर भारत में पाकिस्तान जाकर तो आपकी जो सिक्योरिटी चप्पे-चप्पे पे खड़ी है बॉर्डर से लेकर मुल्क के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तानी कैसे पहुँच गए? और अगर खुदा ना करे उन्होंने ये हादसा कर भी लिया था, तो वहाँ पे ज़िंदा सलामत वापस कैसे आ गए? लेकिन हिंदुस्तान क्योंकि झूठा था, झूठ बोलता रहा, लेकिन कभी उन्होंने किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर बात नहीं की। लेकिन जब पाकिस्तान ने उसको दिन में तारे दिखाए, पाकिस्तान में दुनिया जहान में उसको ज़लील कर दिया, तो उसके बाद जो है वो काफ़ी हद तक जो है उसकी तबीयत फ्रेश हो गई थी। हिंदुस्तानी जो मीडिया है, वो मार्का हक के बाद दुनिया में कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। हिंदुस्तानी मीडिया जो है, उसके बाद उसकी खबर को कोई दुनिया में कोट नहीं करता। हिंदुस्तान के मीडिया को लेके कोई इस बात को मानता नहीं कि जो हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि उसमें कोई सच्चाई हो सकती है या कोई बात ठीक हो सकती है। क्योंकि हिंदुस्तान के मीडिया ने लाहौर की पोर्ट पर भी कब्ज़ा करवा दिया था और इस्लामाबाद जो कराची है, उसके जो लाहौर किला है, जो लाहौर फोर्ट है, उस पे भी हिंदुस्तानी फ़ौज का कब्ज़ा करा दिया था। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि लाहौर पोर्ट जिस पर हिंदुस्तान की फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया था, हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक उसके बाद दुनिया भर में उनकी जो जग हँसाई हुई थी, वो आपके सामने है। मैं आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के कुछ चैनल जिस तरह पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है, बयान मरसूस के हवाले से फंक्शन किए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान से लेकर प्राइवेटली तौर पर इस दिन को ऐसे ही मनाया जा रहा है, जैसे 14 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये दिन नहीं मनाया जा रहा। हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स पर सवाल किए जा रहे हैं कि 1 साल के बाद भी पहलगाम वाक़ये के मुजरिम क्यों नहीं पकड़े गए? लेकिन अब वो हिंदुस्तान के टीवी चैनल अपने ही लोगों से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं, उनके अपने ही तरफ से किया गया था। लेकिन खैर हिंदुस्तान के उन मीडिया के सवालों के ना कोई पहले जवाब मिले थे और ना कोई आइंदा आने वाले जवाब मिलेंगे। पाकिस्तान ने जो करके दिखाना था, वो पाकिस्तान ने करके दिखा दिया। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म, हिंदुस्तानी कौम दुनिया भर में खजल खराब हो रही है, लेकिन उनके पास किसी सवाल का जवाब इसलिए नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा उन्होंने खुद ही किया था। अच्छा जी उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या रवैया था? क्या उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस जंग में अपनी अफ़वाज के साथ खड़ी थी? क्या उस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी थी? या आप ये कह लें कि रियासत पाकिस्तान या आप ये कह लें कि पाकिस्तान के साथ खड़े थे? तो इसका जवाब मिलता है नहीं। असद उमर के बयान थे कि इन्होंने तेल बेच दिया है, इन्होंने अपने हथियारे बेच दिए हैं, इनके पास लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, ये कहाँ लड़ सकते हैं हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान जो है वो इनको किसी भी वक़्त आकर घेर लेगा। ये असद उमर थे, उस वक़्त के अपोज़िशन लीडर थे, एक ज़िम्मेदार सियासत थे और उनके दादा जो हैं वो इस मुल्क के जनरल रह चुके हैं, 11 साल इस मुल्क पर अनलिमिटेड हुकूमत कर चुके हैं, डिक्टेटर रह चुके हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी हथियारों में तेल नहीं है और पाकिस्तान जो है अपने हथियारे तो बेच चुका है। अब पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान जो है वो कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेगा। ये रवैया था उस वक़्त के अपोज़िशन लीडर असद उमर का। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये इतने ज़ालिम और इतने मैं अब इनके लिए क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ,
कि इनको अपनी सियासत से, क्योंकि इनका लीडर जेल के अंदर है, तो अब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान इस मुल्क पर कब्ज़ा भी कर ले, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उस फ़र्क ना पड़ने की वजह से वो कुछ मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लीमा खान साहबा ने कहा था, ये एक टोपी ड्रामा है। हाफ़िज़ आसिम मनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर एक टोपी ड्रामा कर रहे हैं कि भारत की तरफ से ऐसा किया जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किया जाएगा। सिर्फ़ इसलिए कि ये इमरान खान के केस से तवज्जो हटा सकें, क्योंकि पूरा पाकिस्तान चाहता है इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ और ये कोई ऐसा ड्रामा करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान दुनिया में बिज़ी हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा और इमरान खान का केस पीछे चला जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उस वक़्त के यूट्यूबर, आप बहुत सारे यूट्यूबर को देख लें, सदीक जान नामी एक यूट्यूबर है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, वो कह रहा था कि ये अच्छा वक़्त है भारत के लिए, क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान की अवाम जो है पाकिस्तानी जरनैल और फ़ौज के खिलाफ है, तो भारत को चाहिए कि इस वक़्त पाकिस्तान पर हमला कर दे। मेरे ख़्याल में ये उन्हीं का कोट किया हुआ है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। इसको आप मतलब कि उन उन उनके 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 हवाले से ये अक्सर बात कही जाती है। बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर, बहुत सारे दूसरे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, जो एक्स पर लिखने वाले थे, उनकी अगर आप पोस्टें निकाल-निकाल कर देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएँगे, परेशान बैठ जाएँगे कि ये कैसे पाकिस्तानी है, ये कैसे मुहिब्बे वतन है, ये कैसे पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान को दावत दे रहे हैं कि आप सारे काम छोड़ें, इस वक़्त हमला कर दें। ये बेहतरीन वक़्त है, क्योंकि अगर आपने इस वक़्त हमला कर दिया तो पाकिस्तान से आपको कोई उस लेवल का रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उस वक़्त का जो ऑपरेशन है, उस वक़्त आपको कोई भी जो है वो किसी किस्म की आगे से किसी किस्म का वो जिसे कहते हैं ना कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पाकिस्तानी अवाम है वो तो दूसरी तरफ बिज़ी है, वो तो इस वक़्त अपनी फ़ौज जो अपने अवाम से लड़ रही है, ऐसा उस वक़्त ये सब कुछ चल रहा था। अमेरिका और ईरान जो है उसकी जो लड़ाई है काफ़ी हद तक वो अब बैठ चुकी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान में वन पेज जो है वो काफ़ी हद तक मेरे ख़्याल में तय हो चुका हुआ है। अमेरिकी सदर का कहना है कि अगर ईरान अपनी तमाम वो शराइत जिन पर हमारी बातचीत चल रही है उसको मान लेता है, तो उसके बाद हमें किसी किस्म का जो है वो कोई एतराज़ नहीं है, हम बिल्कुल मानेंगे और सुलह कर लेंगे, हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ईरान ये सारी बातें नहीं मानता जो हम उनके साथ कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद अंधी-धुंध लड़ाई होगी, हम पहले से ज़्यादा गोलाबारी करेंगे और ईरान का नामो-निशान ख़त्म करेंगे। तो मुझे लगता है ये जो आखिरी वाली धमकी है, ये बस ऐसे धमकी है, असल चीज़ जो है वो काम हो गया हुआ है, पहले दिन से कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अमेरिका के सदर ने ईरान का दौरा करना है, चाइना का दौरा करना है, उस दौरा करने से पहले उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी है, क्योंकि जब तक वो ये चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे ईरान में चाइना जो है वो वाली बात नहीं बनेगी। तो चाइना जाने से पहले पूरी कोशिश होगी कि वो किसी तरह से इसको मामले को हल कर ले। इसराइल जो है वो बाज़ नहीं आ रहा, उसने बेरूत पर हमला किया है, बाकायदा तौर पे सीज़ फायर है उसकी खिलाफ वर्ज़ी की है। एक बड़ा अटैक किया है, बड़ा हमला किया है, इसको आप बाकायदा हमला कह सकते हैं, ये छोटी-मोटी झड़प नहीं है। क्योंकि इसराइल जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये सुलह सफ़ाई से मसाइल हल हो जाए या सुलह सफ़ाई से ये सारी सारी ठीक हो गए, क्योंकि उसको पता है अगर ये सुलह सफ़ाई से सारे मामले हल हो गए, जो उसने ख्वाब देखा हुआ, उस ख्वाब का क्या बनेगा? वो ख्वाब पूरा नहीं होगा, तो इसलिए ये सब कुछ वो नहीं होने देगा। कोई ना कोई इस तरह से चलता रहेगा। एक और चीज़ जो है, हमें इस वक़्त इस पे ख़्याल ज़रूर करना चाहिए। हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो यूएई से जो है वो शायद वापस आ रहे हैं या उनके कुछ मसाइल हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अगर अगर कोई ऐसे मसाइल हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो इस पे जितनी जल्दी हो सके इसको सद्देबाब करना चाहिए, हुकूमत से हुकूमत को बात करनी चाहिए और अगर ऐसे कोई मसाइल हैं तो दूसरे ममालिक में इन पाकिस्तानियों को जॉब या दूसरे मुल्कों में उनके उनके हवाले से बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि यूएई से, गल्फ से और ये जीसीसी की रियासतें जो हैं इनसे सऊदी अरब से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया आता है। एक तो सरमाया बहुत बड़ा आता है और अगर वहाँ से लोग वापस आते हैं तो एक बड़ी नई नई लहर पैदा होगी बेरोज़गारी की, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस पे जितनी जल्दी हो सके अपने उन ममालिक से बात करें कि वहाँ के जो मसाइल हैं वो हल करें, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान में अगर कोई मसाइल हैं तो हल करें और उसके अलावा ये जो लोग आ रहे हैं इनको पाकिस्तान आने के बजाय दूसरे ममालिक के अंदर उनकी नौकरियों का अरेंज करें। सऊदी अरब भी खाली जो है आपसे कोई मल 1 मिलियन लोग ले लेगा, क्योंकि उसका जो विज़न है 2030 उसमें तो उसको इतने लोग चाहिए कि वो 24 आवर पे काम करते रहें, तो उनका काम खत्म नहीं होगा। तो इस तरफ ज़रूर सोचना चाहिए। एक और जो काफ़ी ज़रूरी
चीज़ थी वो बिल्कुल मैं ज़रा इस पे ज़रूर एंड पे करूँगा। वैसे तो मेरे ख़्याल में इस पे बात नहीं करनी चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्तों का ख़्याल है कि अब इस पे बात नहीं करनी चाहिए, इस पे कुछ बात करने के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये झूठे लोग हैं, झूठे लोगों को घर तक ज़रूर छोड़ के आना चाहिए। वो जो जेली सहाफ़ी इस्लामाबाद से राशिद रसूलुल्लाह की डिग्रियाँ देखने के लिए तो आ गया था। अब वो कह रहा है कि जी इसमें तो इतनी बड़ी बात ही कोई नहीं है। 3 डिग्रियों का मामला है, वो आप किसी भी पब्लिक फ़ोरम पे दिखा दें, उसको आप ट्वीट करके दुनिया को दिखा दें, बात ख़त्म हो जाएगी। बात ये ख़त्म नहीं होती है। दुनिया में हर खेल के हर गेम के कोई ना कोई कानून होने कोई कोई ज़ाब्ते होते हैं। आपने जो शुरू किया था कि आपने ये कहा था कि मेरे एक फ्रांस से उस सियासतदान दोस्त है, उसने कहा है कि राशिद के पास डिग्रियाँ नहीं है, आपकी ये डिग्रियाँ हैं तो दिखा दें, हम आपके पास आ जाते हैं। राशिद रसूलुल्लाह ने कहा था जी कि आप आ जाएँ, आपने कहा कि जुमेरात को, लेकिन आप बुध को पहुँच गए। फिर आपने कहा जी मुल्तान रोड पे पहुँच गए, वो एड्रेस दे दें, फिर आपको 10 जगह पे वो एड्रेस दिया गया, इनबॉक्स किया गया। आपने ये कन्फर्म किया कि मुझे एड्रेस मिल गया, मैं आ रहा हूँ। राशिद रसूलुल्लाह वहाँ पर 4 घंटे तक बैठा रहा और एक मीडिया हाउस में बैठा रहा ताकि जब आप वहाँ पे तशरीफ़ ले जाएँगे तो आपके आने की, आपके बैठने की, आपको डिग्री दिखाने की वीडियो बन जाएगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा और फिर वो दुनिया देख लेगी कि आप देखने आए हैं। आपने वो जो डिग्रीज़ देख ली हैं और डिग्री नहीं देखी खाली उसके साथ जो है उसकी कन्फर्मेशन भी आपने देख ली होगी। तो फिर वो वीडियो दुनिया को दिखा दी जाएगी और फिर आप भी मेरे ख़्याल में मेरा ख़्याल था कि आप भी वहाँ पे कहेंगे जी राशिद रसूलुल्लाह तो ठीक है। लेकिन वो जो सियासतदान है जिसका आप नाम ले रहे हैं, शायद आप नाम ना बताते, लेकिन उसको आप झूठा करार देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आपने कहा कि आप आ रहे हैं, राशिद रसूलुल्लाह वहाँ पे 4 घंटे बैठे रहे। आप नहीं पहुँचे, राशिद रसूलुल्लाह के बहुत सारे फैन वहाँ पर पहुँच गए जिन्होंने कहा जी क्योंकि हमने एड्रेस देखा था इस लड़ाई में तो हमने कहा कि हम तो राशिद रसूलुल्लाह से मिल लें, वो सहाफ़ी आता है कि नहीं आती। अब राशिद रसूलुल्लाह साहब जो हैं 4 घंटे बैठने के बाद अपनी डिग्रियाँ वहाँ पर जो एक नईम हनीफ साहब हैं वो सदर भी हैं पंजाब में जर्नलिस्ट यूनियन के, तो उन्होंने वो डिग्रियाँ देख भी ली। उन्होंने कहा जनाब मैंने बिल्कुल देख ली हैं, ये तमाम की तमाम डिग्रियाँ राशिद रसूलुल्लाह के पास हैं। लेकिन क्योंकि वो जो इस्लामाबाद से आने वाला सहाफ़ी था, वो नहीं पहुँच सका। शायद उसका पहुँचना मकसद ही नहीं था। अब वो गेम दूसरी तरफ ले जा रहा है। अब वो कह रहा है बात तो 3 डिग्रियों की है, आप इसको सियासी क्यों बना रहे हैं? भई सियासी कौन बना रहा है? जब आप वहाँ पर पहुँचे नहीं, आपको एड्रेस दे दिया, आपने कहा मैं आ रहा हूँ, उसके बावजूद 4 घंटे आपका एक सूबाई वज़ीर इंतज़ार करता रहा। सूबाई राशिद रसूलुल्लाह जो है वो सूबाई वज़ीर है। सूबाई वज़ीर इंतज़ार करता रहा, आप नहीं पहुँचे, तो मेरे ख़्याल में मेरा ये ख़्याल था कि अब आप दोबारा इस पर कभी बात नहीं करेंगे, ख़ामोश हो जाएँगे। लेकिन क्योंकि आप एक पेशावर मुजरिम हैं, आप एक पेशावर जो हैं वो आप इस किस्म की हरकतें करते हैं व्यूअर लेने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। अब बहुत सारे जो दूसरे लोग भी हैं, वो भी उनके साथ मिल गए, कहा तो ठीक है जी, डिग्रियाँ दिखा दे। भाई अगर आपने डिग्रियाँ ही देखनी थी, तो आपको इस्लामाबाद से लाहौर आने की क्या ज़रूरत थी? आप इस्लामाबाद बैठकर यही मुतालबा करते कि राशिद साहब अगर आप ठीक हैं, तो जो डिग्रियाँ हैं या तो मुझे व्हाट्सएप कर दें या आप ट्विटर पर लगा दें। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने कहा जी कि मैं लाहौर आ रहा हूँ और फिर आप लाहौर आ गए, फिर आपने लाहौर आकर मुल्तान रोड से वीडियो बनाई, फिर आपने दूसरी वीडियो बनाई, फिर आपको एड्रेस दिया, फिर आपने एड्रेस ले लिया, फिर आपने कन्फर्म किया कि आपको एड्रेस मिल गया, आप आ रहे हैं लेकिन आप नहीं आए। तो इससे साबित ये होता है कि आपका मकसद डिग्रियाँ देखना नहीं था, आपका मकसद व्यूवरशिप लेना था, आपका मकसद झूठ के सहारे मशहूर होना था, आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि किसी भी पगड़ी के लेकिन अब ढिठाई देखें यहाँ पे, ढिठाई देखें, ढिठाई का लेवल देखें कि वो अब भी कह रहा है कि जनाब असल असल गल तो डिग्रियाँ दिखान दी है, मेरे आने ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप अंदाज़ा कर लें इस बात से कि मतलब सच की कोई कीमत ही नहीं है, मतलब झूठ, झूठ और झूठ बोलते जाएँ। सच कह रहे हैं वैसे मेरे दोस्त, इस बेहुदा इंसान पर अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि ये बेहुदा इंसान जो है पहले दिन से उसकी जो अटेंशन सीकर है, बीमार है, ज़हनी दिमागी तौर पे बीमार है, सहाफ़ी नहीं है, बल्कि नौसरबाज़ है, तो इस नौसरबाज़ को मुँह नहीं लगाना चाहिए। मेरे ख़्याल में मेरी भी ये आखिरी इस पे वीडियो है, आखिरी इस पे ट्वीट है। इसके बाद इस नौसरबाज़ के लिए कोई वीडियो ट्वीट नहीं करूँगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। पाकिस्तान एम्बेसी में आज मार्का हक पर फंक्शन है, वहाँ पर जाने की तैयारियाँ हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।